बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। और आप लोग कैसे हो बच्चों? अच्छा, आप लोगों के मैं कमेंट्स देख रही थी और थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और उसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। हमें बहुत खुशी होती है जब हम लोग एक चीज़ मेहनत से डिलीवर करने की कोशिश करें और आप लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो पढ़कर वाकई बहुत खुशी होती है कि आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा है। इवन कुछ और स्टूडेंट्स ने भी जो अदर देन दिस यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने भी उस चीज़ को बेनिफिशियल लिया है और उनको फ़ायदा हुआ है, तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर भी पढ़े हैं। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए मैंने एलएमएस के ऊपर भी वही असाइनमेंट आप लोगों को दे दिया है। तो थेराप्यूटिक यूजेस बहुत अच्छे आप लोगों ने एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। आज हम लोग स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एनसेड्स के एडवर्स इफ़ेक्ट्स और पर्टिकुलरली हम प्रोटोटाइप ड्रग यानी एस्प्रिन को डिस्कस कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये बात आप जहन में रखें कि जितने भी आपके पास एनसेड्स हैं उसमें एस्प्रिन इज़ द ओनली ड्रग विच इज़ इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ कॉक्स एंड both the COX, that is COX-1 as well as COX-2, साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 दोनों के दोनों इससे इनहिबिट होते हैं और इरिवर्सिबली इनहिबिट होते हैं। समझ में आ रही बात? जबकि बाकी जितने भी एनसेड्स हैं वो सब रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं। ओके, इरिवर्सिबल मीन्स दैट वंस द ड्रग इज बाइंडिंग विद दैट पर्टिकुलर एंजाइम, अब वो उसको एक दफ़ा अगर पकड़ लेती है तो फिर उस एंजाइम को नहीं छोड़ती अनटिल एंड अनलेस नया कॉक्स सिंथेसाइज ना हो, ठीक है। तो एस्पिरिन के बारे में आपने ये बात जहन में रखनी है। ओके, आई एम पिकिंग अ पेन फॉर यू और आज हम एडवर्स इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे एनसेड्स के, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के, जिसको इससे पहले दो वीडियोस में तुम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हो। तो देखो, क्योंकि इनके ये जो एडवर्स इफेक्ट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनकी वजह से हम ये कोशिश करते हैं कि इनको लोएस्ट इफ़ेक्टिव डोज में यूज़ करें और शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए इसको यूज़ करें, ठीक है। अब देखते हैं कि इनके क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एडवर्स इफेक्ट्स या जीआईटी, जो कि बहुत कॉमन एडवर्स इफेक्ट है एनसेड्स के साथ। और सब में रीज़न वही होता है कि मैकेनिज़्म से ही कोरिलेट होगा ना। अगर आप कॉक्स को ब्लॉक कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन रहे थे, थ्रोम्बोक्सिन बन रहे थे, अब वो नहीं बन रहे और उनका जो भी रोल है वो ब्लॉक हो जाएगा। बेनिफिशियल रोल ब्लॉक होगा तो आपको एडवर्स इफेक्ट्स वहाँ पर मिलेंगे। तो एनसेड्स आर जी आई रिलेट, जो उनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं जी आई रिलेटेड, रेंजिंग फ्रॉम डिस्पेप्सिया टू ब्लीडिंग। नॉर्मली द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 जो है दैट इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, एंड PGE2 एंड PGF2 अल्फा स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटेक्टिव म्यूकस इन बोथ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी प्रोस्टाग्लैंडिन के आप लोगों ने थेराप्यूटिक यूजेस और एक्शंस पढ़े तो आपने देखा होगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। PGI2 है, PGE2 है, PGF2 अल्फ़ा है। और ये सब के सब जो हैं ये कहाँ इन्वॉल्व हैं, जैसे यहाँ पर, क्योंकि हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कस कर रहे हैं, तो PGI2 जो है वो गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को इनहिबिट कर रहा होता है। और PGE2 और PGF2 अल्फ़ा जो है ये स्टिमुलेट कराता है एक प्रोटेक्टिव म्यूकस को, जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द होती है। अब जब कॉक्स ब्लॉक हो गया और ये सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी ब्लॉक हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स इनके ब्लॉक हो जाएंगे और रिजल्टेंट क्या होगा, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इंक्रीज होगी और जो एक प्रोटेक्टिव म्यूकस बनती है स्टमक और इंटेस्टाइन में वो डिमिनिश्ड होगी या डिक्रीज हो जाएगी। डेफिनेटली के अल्सर के चांसेस बढ़ जाएंगे और जीआई ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, इसका रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये बच्चों इसकी मैकेनिज़्म है बिहाइंड दिस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफ़ेक्ट्स। और क्योंकि आपको पता है कि जो एजेंट्स COX-1 के लिए सिलेक्टिविटी ज़्यादा रखेंगे उनके जीआई के जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो भी ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू उन एजेंट्स के जो कि COX-2 के लिए सिलेक्टिविटी ज़्यादा रखते हैं। वाई? ये आप मुझे आंसर कर सकते हैं, आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि वो एजेंट्स जो COX-1 को
ज़्यादा ब्लॉक करते हैं या जिनकी सिलेक्टिविटी कॉक्स वन के लिए ज़्यादा है, उनके जीआईटी के एडवर्स इफेक्ट भी ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि कॉक्स वन एंजाइम जो कि नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम होता है, वो आपके स्टमक में और इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। अगर आपको नॉर्मल लोकेशन मालूम हो कि कॉक्स वन जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव है और किडनी में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, प्लेटलेट्स में मौजूद होता है, ठीक है। ये देखो, तुम लोगों को मैं इसको थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ। ये आपको मैंने एक फिगर दिखाई थी यहाँ पर बच्चों, इसको देखो, अगर ये आपने याद कर ली हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये दोनों फिगर ये देखें, कॉक्स वन को अगर आप यहाँ पर देखें तो कॉक्स वन स्टमक में, इंटेस्टाइन, किडनी और प्लेटलेट में है और ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूटिव होता है। अब आपको ये बात यहाँ पर जहन में रखनी है, भूलना नहीं है इसको। जबकि कॉक्स टू, ये देखें, हमने बात की कि ये जो कॉक्स टू होता है बेसिकली सिलेक्टिव एजेंट्स को जो ब्लॉक करते हैं, या कॉक्स टू इन्फ्लेमेटरी साइट्स में, और ये इंड्यूसिबल होता है। कलर कुछ बेहतर नहीं लग रहा है, मैं ब्लैक पिक कर लेती हूँ। ये देखो, कॉक्स टू जो कि इंड्यूसिबल है, ये इन्फ्लेमेटरी साइट्स में यानी कि मैक्रोफेजेस, साइनोविसाइट्स और एंडोथीलियल सेल्स के अंदर मौजूद होता है। तो ये लोकेशन अगर आप लोग याद रखोगे तो आप ये एडवर्स इफेक्ट बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हो। अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि वो एजेंट्स जो कि कॉक्स वन को ज़्यादा सिलेक्टिवली ब्लॉक करेंगे, तो आप देखें कि कॉक्स वन जो है वो इंटेस्टाइन और स्टमक में है ना, तो कॉक्स वन के लिए जो सिलेक्टिविटी एजेंट ज़्यादा रखते हैं, उनके जीआई के एडवर्स इफेक्ट के चांसेस भी ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू दोज एजेंट्स जो कॉक्स टू को ब्लॉक कर रहे हैं। वही वाली बात हम वहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया बच्चों? अब चलते हैं वापस वहीं पर। ये देखो, और इस फिगर से भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये वाली। ये देखें, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन है, ये कॉक्स वन के रिजल्टेंट में बन रहे होते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन आपके आई के म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करता है, और थ्रोम्बोक्सिन जो है उसका रोल प्लेटलेट फंक्शंस में होता है। जबकि कॉक्स टू जो कि इंड्यूस होता है इन्फ्लेमेशन के दौरान, ये ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है जो कि इन्फ्लेमेशन, पेन और फीवर को मीडिएट करते हैं। और मैंने आपको बताया था, इफ़ यू पीपल कैन रिकॉल, कि वो एजेंट्स जो कि हम ख्याल ये करते हैं कि जो कॉक्स टू को ब्लॉक करेंगे, वो इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। और एस्प्रिन के क्योंकि दोनों इफ़ेक्ट ही हैं, कॉक्स वन और कॉक्स टू दोनों ही को ब्लॉक करने के इफ़ेक्ट आते हैं, तो इस वजह से इसके रिजल्टेंट में दोनों ही इफ़ेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। अब ये बात तुम लोगों को यहाँ क्लियर हो गई होगी, जो मैं बताना चाह रही थी कि वो एजेंट्स जिनकी हाई सिलेक्टिविटी है कॉक्स वन के लिए, उनका जीआई का रिस्क भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उन एजेंट्स का जिनकी कॉक्स की सिलेक्टिविटी, कॉक्स टू की सिलेक्टिविटी ज़्यादा है उनके मुकाबले में, ठीक है। इसीलिए एनसेड्स जो हैं, दे शुड बी टेकन विद फूड और फ्लूइड्स टू डिमिनिश द जीआई अपसेट। एंड इफ़ एनसेड्स आर यूज्ड इन पेशेंट विद अ हाई रिस्क फॉर जीआई इवेंट्स, तो फिर आप वहाँ पे पीपीआई जो है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, या मिसोप्रोस्टोल जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन ही का एक एनालॉग है, वो हम यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद एनसेड्स, ताकि जो एनसेड इंड्यूस्ड जीआई के रिस्क या अल्सर्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। सेकेंड जो एडवर्स इफेक्ट है वो एंटीप्लेटलेट इफेक्ट है, यानी इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है। और इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग जो है, ये भी कॉक्स वन की वजह से थ्रोम्बोक्सिन A2 के इनहिबिशन के नतीजे में होता है, क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन A2 इन्हांस करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, वेयर एज PGI2 डिक्रीज इट। एस्प्रिन ब्लॉक्स इन इरिवर्सिबली कॉक्स वन मीडिएटेड थ्रोम्बोक्सिन A2 फॉर्मेशन, वाइल अदर एनसेड भी ब्लॉक करें, लेकिन वो रिवर्सिबली करें, जो मैंने लेक्चर के शुरू ही में तुम लोगों को बताया था, ठीक है। और ख़ास बात यह है कि प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियाई नहीं होते, ये बात तो आपको पता है ना, प्लेटलेट्स लैक्स न्यूक्लियाई। डेट इज़ वाई अगर ये वाले एंजाइम यानी कॉक्स वन या कॉक्स वन जो है, अगर ये ब्लॉक होता है रिवर्सिबली या इरिवर्सिबली, तो न्यू एंजाइम सिंथेसाइज नहीं हो सकता है, ख़ास तौर पर जब एस्प्रिन उसको इनहिबिट कर लेती है, जब तक के नए प्लेटलेट सिंथेसाइज ना हो, ठीक है। इसको मैं रीड करती हूँ एक दफ़ा तो आपको क्लियर हो जाएगा। बिकॉज प्लेटलेट लैक्स न्यूक्लियाई, दे कैन नॉट सिंथेसाइज न्यू एंजाइम व्हेन इनहिबिटेड बाय एस्प्रिन, एंड द लैक ऑफ थ्रोम्बोक्सिन परसिस्ट फॉर द लाइफ टाइम ऑफ प्लेटलेट्स
जो कि 7 डेज होता है ना। बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रोडक्शन, प्लेटलेट एग्रीगेशन विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन, क्लॉटिंग के अंदर आपको याद होगा सबसे पहले प्लेटलेट एग्रीगेट होते हैं थ्रोम्बस जब बनता है, और उसके बाद फिर जो क्लॉटिंग के मैकेनिज्म हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पर वो वाला स्टेप ही रिड्यूस हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक एंटी प्लेटलेट इफेक्ट मिलेगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाएगा, थ्रोम्बस बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि अब प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं हो पा रहे। ठीक है, इज डैट क्लियर बच्चों। नेक्स्ट एक्शन है इनका किडनीज पे, और अगर याद करो तो COX-1 किडनीज में भी मौजूद है। NSAID prevent the synthesis of PGE2 and PGI2 prostaglandin which are responsible for maintaining the renal blood flow, and when these prostaglandins are decreased then there could be retention of sodium and water, और इसके नतीजे में एडीमा हो सकता है। ठीक है, और इसीलिए जो पेशेंट हार्ट फेलियर के होते हैं, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर कंजेशन या एडीमा ज़्यादा होता है, और जो किडनी डिजीज़ के पेशेंट होते हैं वो ख़ास तौर पर हाई रिस्क पर होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन कार्डियक एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ NSAIDs. Agents such as aspirin with a very high degree of COX-1 selectivity have shown a cardiovascular protective effect thought due to रिडक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2। अच्छा, थ्रोम्बोक्सिन A2 का एडवर्स इफेक्ट होता है हार्ट के लिए, और एस्पिरिन ऑल्दो के नॉन सिलेक्टिव है, COX-1 COX-2 दोनों को ब्लॉक करती है, लेकिन उसकी ज़्यादा सिलेक्टिविटी COX-1 के लिए होती है, और ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। ये बात तो अब आपको बिल्कुल आपके माइंड में फीड हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आप देखें कि एस्प्रिन वो एजेंट है जिसको हम हार्ट के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स में, जैसे मैंने बताया था कि लो डोज के ऊपर लोप्रिन के नाम से ये 150 mg या स्कार्ड जो आती है वो दी जाती है, क्योंकि इन एजेंट्स की थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिशन की वजह से हार्ट के ऊपर प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है, जबकि और इसको अगर आप कन्वर्सली देखें तो वो एजेंट्स जिनकी COX-2 के लिए सेलेक्टिविटी ज़्यादा है उनका रिस्क भी ज़्यादा होगा कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स के लिए, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग द PGI2 प्रोडक्शन विच इज़ मीडिएटेड बाय COX-2। PGI2 हार्ट के लिए बेनिफिशियल होता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 हार्ट के लिए डैमेजिंग होता है। तो COX-1 थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करता है COX-1, और COX-2 जो है वो बेसिकली PGI2 को इनहिबिट करता है। तो इसीलिए जिनकी ऐसे एजेंट जिनकी COX-1 की सिलेक्टिविटी ज़्यादा है वो हार्ट में बेनिफिशियल हैं, और वो एजेंट्स जिनकी COX-2 के लिए सिलेक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ PGI2 डिक्रीज हो जाएगा, वो हार्ट के लिए एडवर्स इफेक्ट रखते हैं। ठीक है, और सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर सेलीकॉक्सिब या रोफीकॉक्सिब वगैरह जो हैं वो इसीलिए बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते कि उनका हार्ट पर जो एडवर्स इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। और आप देखें रोफीकॉक्सिब किसी ज़माने में आती थी, उसको तो अब मार्केट से जो है विड्रॉ कर लिया गया, बैन हो गई है वो ड्रग। सेलीकॉक्सिब अभी भी मिलती है लेकिन बहुत कम ही उसका यूज़ है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एस्प्रिन है वो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स के में या हार्ट की प्रोटेक्टिव के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको दिया भी जाता है। बाकी NSAIDs जो हैं वो बेनिफिशियल हार्ट की प्रोटेक्टिव रोल के लिए या एंटी प्लेटलेट या एंटी ब्लीडिंग इफेक्ट के लिए इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, अदर साइड इफेक्ट्स में NSAIDs आर इनहिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज एंड इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन बट नॉट ऑफ द ल्यूकोट्राइन्स। आपको पता है कि दो पाथवे जाते हैं, एक COX का पाथवे और एक मैंने आपको बताया था LOX का। यहाँ पर जाकर बन रहे होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन, और यहाँ पर ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। जब ये चीज़ ब्लॉक होगी तो जो एराकिडोनिक एसिड का पाथवे है वो LOX की तरफ ज़्यादा मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से ल्यूकोट्राइन्स की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, और ल्यूकोट्राइन्स एस्थमा के केस में बहुत ज़्यादा एग्रावेटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो एस्थमा के चांसेस इन केसेस में बढ़ सकते हैं। ड्रग इंटरेक्शंस देख सकते हैं, सैलिसाइलेट्स की हम बात करें 80 to 90% ये प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडेड होते हैं और डिस्प्लेस हो सकते हैं अगर और ड्रग्स दे दी जाएँ। ऑल्टरनेटिवली ये दूसरी ड्रग्स को भी वहाँ से डिस्प्लेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वारफरिन, फेनिटोइन या वेल्प्रोइक एसिड को, और उनकी फ्री कंसनट्रेशंस बढ़ा देते हैं। तो आपको केयरफुली देना है उन केसेस में। एज फार एज द टॉक्सिसिटी इज़ कंसर्न्ड,
और सैलिसाइलेट की जो माइल्ड टॉक्सिसिटी है, जिसको आप सैलिसाइलिज्म कहते हैं, वो आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, हाइपरवेंटिलेशन, हेडेक और इन चीज़ों से मिलेगी। लेकिन अगर इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, लार्जर डोजेस चली जाएँ, तो उसमें रेस्टलेसनेस, डिलीरियम, हेलुसिनेशन, कन्वल्जन, कोमा, रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इवन डेथ हो सकती है। ख़ास तौर पर बच्चों में, चिल्ड्रन जो होते हैं उनके केसेस में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर 10 ग्राम तक एस्प्रिन उनको दे दें तो वो काफ़ी है बच्चों को डेथ कराने के लिए। ठीक है। प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो जितने भी एनसेड्स हैं वो कैटेगरी सी में आते हैं। और आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने एक काम दिया था कि आप ड्रग्स की कैटेगरीज देखें कि ड्रग ए बी सी डी और एक्स, ये 5 कैटेगरीज हैं जो कि टेराटोजेनिसिटी के हिसाब से डिज़ाइन की गई हैं। प्रेगनेंसी में ए सेफ़ है, बी क्या है, सी क्या है, एक्स टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, डी में आप बेनिफिट रेशो देखते हैं। ठीक है, कि रिस्क बेनिफिट रेशो क्या है उसको हम प्रेफर करते हैं। तो जितने भी एनसेड्स हैं वो मोस्टली कैटेगरी सी के अंदर आते हैं। और एसिटामाइनोफेन जो है उसकी एनाल्जेसिक या एंटी पायरेटिक इफ़ेक्ट्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में आप प्रेफर करते हैं हम, इसीलिए पैनाडोल या पैरासीटामोल सेफ़ होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसको दिया जा सकता है। एनसेड्स को हम यूजुअली अवॉइड करते हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर जो है प्रेगनेंसी का, उसके अंदर एनसेड्स should generally be avoided due to the risk of premature closure of the ductus arteriosus। ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू कर लो बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट में जो सिलेक्टिव हैं, ख़ासतौर पर सेरिकॉक्सिब वगैरह, इसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।